मैं डायबिटिक सेल्फ केयर एसोसिएशन के चिकित्सीय सलाहकार डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि वो आज की मीटिंग की कार्यवाही प्रारंभ करें। आलोक गुप्ता जी। नहीं, पहले तो हमारे सचिव साहब को आप निमंत्रित करें। सचिव साहब जुट गए हैं? जी, जुड़े हुए हैं। हाँ, सॉरी, मैं संस्था के सचिव श्री प्रदीप तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि आज की मीटिंग की कार्यवाही प्रारंभ करें। तिवारी जी। नमस्कार सभी को। आज डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन की आज की सभा का विषय है योग का विज्ञान, जो कि बहुत ही एक विस्तृत और बहुत ही अच्छा विषय है। और मैं आगे अनुरोध करूंगा कि आप आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद प्रदीप जी। अभी विगत 21 जून को जब योग दिवस था, तो एक संस्था है भारत में, रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, RSSDI, उसके फोरम पे मुझे इनवाइट किया गया लखनऊ में एक व्याख्यान देने के लिए योग के ऊपर। तो जो व्याख्यान मैंने वहां दिया था, मैंने कहा कि वो डॉक्टरों के बीच में था मुख्यतः। मैंने कहा कि उस सारी बातों को मैं आम जन तक उनके बीच में भी रखूं। कुछ बातें हो सकता है आपको गूढ़ लगे, विज्ञान के दृष्टिकोण से ना समझ में आए, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास होगा कि मैं जितने भी सरल तरीके से योग के विज्ञान को जो मैं समझ पाया हूं आप तक पहुंचा सकूं। मैं जो कुछ बातें आपसे कहूंगा उसमें कुछ के तो हमारे पास हार्ड कोर एविडेंसेस हैं रिसर्च के, कुछ बातें जो मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर रिसर्च होना चाहिए और संभवतः योग क्रिया कुछ इस तरीके से हमारे शरीर को वैज्ञानिक तरीके से प्रभावित करती है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके मेरे पास एविडेंसेस नहीं है, लेकिन मैं अपने थॉट्स आपके सामने रखूंगा, जिसमें फिर मैं डॉक्टर राजकुमार राय जी का और कुसुम मिश्रा जी का, आप सभी लोगों का विचार चाहूंगा। तो मैं अपने स्लाइड्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। थोड़ा सा आप धैर्य रखें बस। स्क्रीन शेयर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी हाँ, दिख रहा है जी। तो मेरी चर्चा जो है आज साइंस ऑफ योगा या योग का विज्ञान, ये बिंदु है मेरे चर्चा का। लेकिन उस चर्चा पे जाने से पहले एक श्लोक मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि शरीर अमाध्यम खलु धर्म साधना, ये उपनिषद का कहना है कि शरीर ही सभी धर्मों या कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको साधने का जो साधन है वो शरीर ही है। तो अगर आपने शरीर ही नहीं साधा तो आप इन चारों कर्तव्यों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, जीवन का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, सेहतमंद बनाए रखना बहुत जरूरी है, और इसी के होने से सभी का होना है। शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि और शरीर के मालिक आप स्वयं हैं। आपके शरीर का मालिक ना आपके माता है, ना आपके पिता है, ना आपके मित्र है, ना आपका डॉक्टर है। प्रथम मालिक अपने शरीर के आप स्वयं हैं। उसकी रक्षा का कर्तव्य आपका ही है। हाँ, उस रक्षा में आप अगर किसी से कुछ राय लेना चाहते हैं, उसके ज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं कि हम इसमें क्या क्या करें कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे, तो आप उनसे राय लें। लेकिन करना न करना, जो भी आप राय ले रहे हैं उसके ऊपर अमल करना, ये पूर्णतः आपके हाथ में है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि शरीर की रक्षा, सुरक्षा, उसका स्वास्थ्य
आपका प्रथम दायित्व है। और कहा गया है कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतस्व सर्वनाम पुनर्लाभस्य न शरीरम पुनः पुनः। धन मित्र स्त्री, यहाँ ऑब्लिक पुरुष भी कर लीजिए। भू संपत्ति देश राज्य ये सब बार बार मिल सकते हैं, लेकिन एक बार खोया हुआ मनुष्य का शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होता। तो शरीर को खोने तक आप इंतजार न करें कि जब कुछ बीमारी हो जाएगी तब हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे, तब हम खान पान पे ध्यान देंगे, तब हम टहलने जाएंगे, तब हम आसन लगाएंगे। आप कुछ ऐसा उपक्रम प्रारंभ से ही करें जब आपका शरीर किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है, ताकि वो रोग ग्रसित हो भी ना। अब हम आते हैं योग की परिभाषा पे। योग का मतलब जोड़ होता है मोटा मोटा, संस्कृत में योगः कहते हैं। और कायदे से जिस योग की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। आज की तारीख में हमने योग दिवस मनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया बना के छोड़ दिया है। अध्यात्म इसमें से हमने हटा दिया है। अध्यात्म हम कोई चर्चा नहीं करते जब हम योग की चर्चा करते हैं विश्व योग दिवस पर। तो लेकिन मूलतः ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है कि शरीर मन और आत्मा को एक साथ लाने का, एक साथ जोड़ने का, योग करने का काम। तो योग शब्द तथा इसकी प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। तो अंततः जो लक्ष्य है योग का वो आध्यात्मिक उन्नयन है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी है। तो उसके लिए शरीर कैसे स्वस्थ रहे उसके भी उपाय बताए गए। और पतंजलि ने जो योग सूत्र दिए 3000 वर्ष पूर्व, उनके अनुसार वो एक लाइन में कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्ति बड़ी चंचल होती है, एक जगह वो टिकता नहीं। मंदिर में भी जाते हैं तो नहीं टिकता है, एक आंख से देखते रहते हैं कि पंडित जी ने डिब्बे में से कितने लड्डू निकाल लिए चढ़ाने के लिए। एक ध्यान दिमाग का बाहर चप्पल पे लगा होता है, या नया जूता खरीदा तो उस पे लगा होता है। तो ये सारी चीजें, जो चित्त तो इतना चंचल है, क्षण भर भी एक जगह नहीं रुकता। तो अगर इस चित्त की चंचलता को हम इसका निरोध कर सकें, इसे रोक सकें, एक जगह टिका सकें, तो वही योग है। ये पतंजलि जी का कहना है। और उसके लिए उन्होंने अष्टांग उपाय बताए। 8 अंग हैं, पतंजलि योग के 8 अंगी अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम टिक गए सिर्फ आसन, प्राणायाम और थोड़ा बहुत ध्यान, बाकी सब गायब हो गया। जबकि प्रारंभ होता है यम नियम से, जो कि शारीरिक और मानसिक शुचिता और शुद्धिकरण के नियम है। चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, संग्रह नहीं करेंगे, है ना। ये सब चीजें जो हैं ये यम नियम में आते हैं, जिससे आपका सामाजिक स्वास्थ्य ठीक हो और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो। जब वो ठीक होगा तो उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे अध्यात्म की यात्रा पे। लेकिन आज हम यम नियम की चर्चा ही नहीं करते, हम सिर्फ आसन, योगा मतलब आसन, ये मोटा मोटा आज की तारीख में एक लोगों ने मतलब निकाल लिया है। देखिए, तो मैं भी आज यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार इस पे आप ज्यादा मैं भी चर्चा नहीं करूंगा। मैं आसन के और प्राणायाम के क्या वैज्ञानिक पहलू हो सकते हैं और कैसे वो लाभ पहुंचाता है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। अब हम आते हैं सबसे पहले आसन पे। आसन क्या है? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। और चूंकि योग आध्यात्मिक उन्नयन का मार्ग है, तो जब आप धारणा ध्यान समाधि में जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक एक आसन में बैठ करके अभ्यास करना होता है। तो शरीर को इस तरह से साधना कि कोई भी एक आसन, चाहे पद्मासन हो, चाहे सिद्धासन हो, चाहे सुखासन हो, जिसमें आप सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें, प्राणायाम कर सकें, ध्यान लगा सकें, उसके लिए शरीर को तैयार करना। आसन का मुख्य मकसद यही है कि उस स्टेप के लिए अपने आप को आप तैयार करें। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि आसन हुआ जो आसानी से किया जा सके तथा हमारी जीवन शैली में विशेष लाभदायक प्रभाव
डाल सके। तो ये बेसिकली, और पतंजलि ने जितने आसन आज हम करते हैं या बताए जाते हैं, इनकी बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं की थी। ये व्याख्या तो घेरंड संहिता में और हठयोग शक्ति के काम। हाँ, वहां वहां बहुत डिटेल में बताया गया। तो जिसे आज हम ये सारे आसन हैं, आज हम आसन प्रैक्टिकल रूप से करने नहीं जा रहे, हम इसके ऊपर जो इसकी थ्योरी है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे आसन जो हम लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं? एक तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। अगर आप इसको एक्सरसाइज के रूप में लें तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। सारी मांसपेशियों को, तंतुओं को, टेंडन्स को हम खिंचाव देते हैं, स्ट्रेच करते हैं, स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं, बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, राइट लेफ्ट। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो मैं समझ पाया हूं, कि ये सारे की सारी प्रक्रिया, इसका सांस के साथ लयबद्ध होना बहुत आवश्यक है। इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद योर ब्रीदिंग। अगर अनसिंक्रोनाइज्ड आप करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलता है। किस पोस्चर में आगे झुक रहे हैं तो सांस छोड़ना है, वापस उठ रहे हैं तो सांस लेना है, बाएं घूम रहे हैं तो सांस छोड़ना है, फिर वापस न्यूट्रल पोजीशन में आए तो सांस लेना है। ये सारी की सारी प्रक्रिया श्वास के साथ संतुलित करके, तालमेल बना करके, सिंक्रोनाइज करके करनी होती है। तो मोस्टली इसमें हम एक तो स्ट्रेचिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, और दाएं बाएं हम शरीर को ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं। और एक स्थिति में पहुंचने के बाद सुखपूर्वक आसानी से जितनी देर आप कर सकें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जिनका अभ्यास हो जाता है वो 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक एक अवस्था में बने रहते हैं। तो ये अभ्यास के ऊपर है। लेकिन ये नहीं कि आप कोई आपको सिखा रहा है, उसका अभ्यास है, तो आप सोचे कि मैं भी बस पहले दिन वहीं तक पहुंच जाऊं। इसमें कहीं भी जोर जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करना है। शनय शनय धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है और शरीर में लोच लाना है, और कोशिश करना है कि हम एक परफेक्ट आसन तक पहुंच सके। नहीं भी पहुंच पाते तो कोई बात नहीं, जहां तक आप कर सकते हैं करें। दूसरे को देख के करेंगे तो टेंडन में खिंचाव आ जाएगा, दर्द होने लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुरूप इस काम को करें। अब प्राणायाम क्या है? प्राण और आयाम, इन दो शब्दों से मिलकर प्राणायाम बना है। अर्थात 2 सांसों में दूरी बढ़ाना, श्वास और निश्वास, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की गति को नियंत्रित करके रोकने और निकालने की क्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो भस्त्रिका हो, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वो भ्रामरी हो, वो जाई हो, इन सारे में हम सांस को अलग अलग तरीके से साधते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं। उसे भी एक लयबद्ध तरीके से करना होता है। एक नाक से लेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे, उसमें भी एक रेशियो बनाना होता है। लेने की प्रक्रिया कम समय में होती है, छोड़ने की प्रक्रिया लंबी होती है। जब ये अनुलोम विलोम धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाता है तो फिर इसमें भी एक रेशियो मेंटेन करते हैं कि 6 तक गिनते हुए लेंगे, 24 तक गिनते हुए रोकेंगे, 12 तक गिनते हुए छोड़ेंगे। एक रेशियो फिर इसमें मेंटेन होता है। फिर इस रेशियो को आप जितना बढ़ा लें, जितना आपका अभ्यास हो जाए उतना। ये नहीं कि मतलब किसी भी तरीके से आप कर लें, सब चीजों का एक नियम है, ये समझने की बात है। मैं सुबह प्रातः भ्रमण पे भी जाता हूं, मैंने देखा कई लोगों को, वो भ्रमण भी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और अनुलोम विलोम भी लगा रहे हैं। अब उन्होंने कहां से सीखा है, किसने बताया है, ये तो वही जाने। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो ये भी समझना है कि इसको नियमबद्ध तरीके से ही करना होता है, किसी कुशल प्रशिक्षक के दिशा निर्देश में करना होता है। और वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता कि एक साइज सबको फिट हो जाएगा। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, शारीरिक लोच अलग है, क्षमता अलग है, उसका शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, उसको कोई पहले से हृदय की बीमारी, रेटिना की बीमारी, घुटने की बीमारी, स्पाइन की बीमारी है कि नहीं है, उसके हिसाब से आपका जो प्रशिक्षक है, अगर वास्तव में वो प्रशिक्षक कुशल है, तो आपके शरीर के अनुरूप ही आपको गाइड करेगा कि आप कहां तक करें और कौन कौन से आसन प्रारंभ में करें, कितना करें।
प्राणायाम कैसे करें। तो ये सब विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं जिसका मैंने नाम लिया। ये सिखाए जाते हैं, सबकी प्रक्रिया अलग अलग होती है और इसमें भी सांस लेने की जिसे हम पूरक क्रिया कहते हैं और सांस छोड़ने की जिसे हम रेचक क्रिया कहते हैं, ये किया जाता है। और बीच बीच में हम कुंभक की क्रिया करते हैं, यानी कि या तो सांस लेकर के रोक लेते हैं या सांस छोड़ करके रोकते हैं। पूरक कुंभक या रेचक कुंभक। कुंभक में कितनी देर लगाना ये भी व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करेगा कि कितनी देर वो सांस लेके रोक सकता है, कितनी देर सांस छोड़ के रोक सकता है। तो लेकिन ये सांस लेके रोकना, सांस लेके छोड़ना, इन सभी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता कैसे है, इसके बारे में मैं कुछ अब आपसे चर्चा करूंगा। ये तो बेसिक चीजें हैं जो आप मोस्टली आप सब लोग जानते हैं, जो अगर करते हैं तो और बेहतर तरीके से जानते होंगे। जो योगियों ने अपने ज्ञान से हमें बताया है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी के पैरेलल 3 प्रकार की नाड़ियां तो बहुत सी हैं, लेकिन 3 मुख्य नाड़ियां हैं जो हमारे गुदा द्वार से लेकर के स्पाइन के नीचे से लेकर के मस्तिष्क तक जाती हैं। एक है ईड़ा नाड़ी जो बाईं तरफ है, दूसरी है पिंगला नाड़ी जो दाहिनी तरफ है। ये पिंगला है, ये ईड़ा, और बीच में सुषुम्ना है। ये नाड़ी मतलब ये कोई दृश्य आर्टरी, वेन या नर्व नहीं है। ये एक हाइपोथेसिस है उनकी अपनी कि 3 तरह की नाड़ियां होती हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा का संचार होता है शरीर में। जो ईड़ा नाड़ी है जो बाईं तरफ होती है, ये स्वभाव से शीतल होता है, शरीर को शांति प्रदान करता है, पल्स रेट कम करता है, तनाव मुक्त करता है, चिंता मुक्त करता है। और जो दाहिने हाथ में हमारी पिंगला नाड़ी है, ये उत्तेजना पैदा करता है, पल्स रेट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, उद्विग्नता पैदा करता है, अनिद्रा पैदा करता है। और जब हम आसन लगाने के बाद जब हम बैठ करके प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के माध्यम से हम इस ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं, इसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। और जब ये बैलेंस होता है तो सुषुम्ना जागृत होती है। सुषुम्ना जो है वो एक बैलेंस्ड अवस्था है। बैलेंस्ड अवस्था में ना तो आप बहुत उद्विग्न हैं, ना बहुत आप शांतचित्त पड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही अवस्था बहुत अच्छी नहीं होती। कोई व्यक्ति एकदम ही शांतचित्त हो, आलसी हो, काम ना करता हो, उसका जो ईड़ा नाड़ी है वो बहुत प्रबल है, तो वो बहुत कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई अगर बहुत ज्यादा उत्तेजित रहता है, हर काम टाइम पे चाहिए, हर काम परफेक्शन पे चाहिए, हमको आगे ही बढ़ना है, अगर वो उस अवस्था में लगातार बना रहता है तो भी उसके लिए वो हानिकारक है। तो एक बैलेंस्ड अवस्था शरीर में, मन में बना रहना बहुत आवश्यक है। तो हम प्राणायाम के माध्यम से इस अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और जब आदमी सुषुम्ना अवस्था में पहुंचता है तो वो अवस्था होती है जो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की और आध्यात्मिक क्रियाओं को करने के लिए सबसे बेहतर अवस्था होती है। तो पतंजलि जी का ध्येय ये था कि यम, नियम और आसन के बाद जब आप प्राणायाम लगाएं तो फिर आप सुषुम्ना अवस्था में जब पहुंचे तो धारणा, ध्यान, समाधि की ओर अग्रसर हो सके। वो इस मकसद से उन्होंने अष्टांग उपाय बताए। आपने देखे होंगे अपने जीवन में कि 2 प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं, टाइप ए और टाइप बी, मोटा मोटा। टाइप ए पर्सनालिटी में क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है वो सेल्फ ड्रिवन, हाईली कॉम्पिटिटिव, वो कंपटीशन, उसको हर जगह कंपटीशन चाहिए, हमको नंबर 1 पे रहना है, हमको आगे बढ़ना है, हमसे आगे कोई ना जाने पाए। उसके एम्बिशंस बहुत ज्यादा होते हैं, उसका गोल बहुत ऊंचा होता है, वो इम्पेशेंट होता है, इनटॉलरेंट होता है, धैर्य नहीं रहता उसके अंदर, एग्रेसिव होता है, हॉस्टाइल होता है। इस तरह की जो पर्सनैलिटी है, ये इसमें जो पिंगला नाड़ी है वो प्रबल होती है, जिसको कि हम कहते हैं, अब इसको हम साइंस की भाषा में आपको समझाएं तो विज्ञान की भाषा में इसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक ड्रिवन पर्सनैलिटी, जिसका सिंपैथेटिक ओवरटोन ज्यादा है। और टाइप बी होता है इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो हमारे यहाँ जो विज्ञान में स्नायु तंत्र की जो व्याख्या है उसमें 2 तरह के सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। एक तो होता है ऐच्छिक नर्वस सिस्टम, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक तो वो होता है कि मैं बोल रहा हूं
तो मेरा जबान चल रहा है, मेरे होंठ चल रहे हैं, ये मेरी इच्छा के अनुसार मेरे कंट्रोल में है। मैं नहीं चाहता हूं बोलना तो मैं मुंह बंद करके बैठ जाऊंगा। लेकिन श्वसन प्रक्रिया चल रही है, पाचन प्रक्रिया चल रही है, हृदय धड़क रहा है, ये सब मेरे बस में नहीं है। ये मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं कि मैं चाहूं तो हृदय गति को रोक दूं, पाचन तंत्र को रोक दूं। ये जो अनैच्छिक जो काम हो रहे हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से गवर्न होते हैं, तो ऑटोनॉमिक होती हैं, ये स्वतः अपना काम करती हैं अपने शरीर के जरूरत के अनुसार। तो इसके दो मुख्य अंग होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम वो हिस्सा होता है जो शरीर को उत्तेजना प्रदान करता है। जैसे अगर हमारे सामने अचानक कोई अपरिहार्य परिस्थिति आ गई, ठीक सामने एकदम से अचानक सांप आ गया, तो इसे हम कहते हैं कि फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। तो हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, या तो हम सांप को मारें और अगर मौका है तो हम वहां से भाग लें। लेकिन दोनों ही अवस्था में, मारना है या भागना है, हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो उस क्षण हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो हमारे गुर्दे के ऊपर ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्लैंड, वहां से एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, ये हृदय गति को बढ़ाते हैं ताकि मांसपेशियों में रक्त पहुंच पाए, ताकि हम भागें तो हमारे मांसपेशियों को रक्त ज्यादा मिले, उस रक्त के माध्यम से हमारे मांसपेशियों को ग्लूकोज मिले। क्योंकि जब मांसपेशियां काम करेंगी दौड़ने के लिए तो उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी ग्लूकोज से मिलनी है। तो उस समय ये सिस्टम क्या करता है कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। लिवर में जो ग्लूकोज स्टोर करके रखा हुआ तो उसको तोड़ करके ब्लड में लाके छोड़ देता है ताकि वो मांसपेशियां उसको यूटिलाइज कर सकें। तो थोड़ी देर के लिए जब तक वो अवस्था बनी उत्तेजना की, रक्तचाप बढ़ जाएगा, हृदय गति बढ़ जाएगी, ब्लड में शुगर की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। तो लेकिन वो परिस्थिति समाप्त होने के बाद फिर धीरे धीरे व्यक्ति एक सामान्य अवस्था में आ जाता है। लेकिन टाइप ए व्यक्ति जो है वो लगातार इस उत्तेजना की अवस्था में बना रहता है। तो क्या होगा, उसे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उसकी हृदय गति हमेशा बढ़ी रहेगी, उसे नींद नहीं आएगी रात को कि मेरा ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, कल मुझे उठ के ये करना है, नहीं तो मैं पिछड़ जाऊंगा। तो ये सारी परेशानियां उसकी शुरू हो जाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, जैसे भोजन के पश्चात जब आप आराम करते हैं तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, या सोते समय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस समय पाचन की क्रिया अच्छे से चलनी है, शरीर में जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत की क्रिया अच्छे से चलनी है। तो उस समय सिंपैथेटिक सिस्टम डाउन रेगुलेट हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जब एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, ये सारी चीजें, क्रिएशन, सोचना, रचना करना, कविताएं लिखना, साहित्य लिखना, पेंटिंग करना, लेस कॉम्पिटिटिव काम लेकिन ज्यादा फोकस्ड काम। आपने 4 काम हाथ में लिए कि मुझे आगे बढ़ना है और किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि चिंता बहुत ज्यादा है कि काम पूरा होगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं। और जब आप काम क्वाइट होकर के किसी एक काम को कर रहे हैं, फोकस काम कर रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस आउटपुट बढ़ जाएगा, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जीवन का बढ़ जाएगा। तो ये जो प्राणायाम हम करते हैं, तो जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, जिसे हम सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य नाड़ी मतलब सूर्य के समान उत्तेजना देने वाला, और चंद्र नाड़ी मतलब चांद के समान शीतलता देने वाला। इसको हम बैलेंस करने का काम करते हैं प्राणायाम के माध्यम से। और ये देखा गया कि जब आप सांस को रेगुलेट करते हैं, सांस को सिंक्रोनाइज करते हैं, रिद्म में ले आते हैं, तो धीरे धीरे चित्त शांत होने लगता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, जिन्होंने लगाया होगा प्राणायाम उन्होंने खुद भी अनुभव किया होगा। और धीरे धीरे आपका सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी वो डाउन रेगुलेट होने लगता है, आपकी सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी वो डाउन रेगुलेट होने लगती है। तो ये प्राणायाम का मेन जो बेनिफिट है वो ये मिलता है। और जब वो डाउन रेगुलेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपकी इंप्रूव करेगी, तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, आपकी हृदय गति नीचे आएगी, आपका चित्त शांत होगा, नींद अच्छी आएगी। ये इस तरीके से काम करता है। उसी तरह से हमारे योगियों ने, मनीषियों ने ये 7 चक्रों की कल्पना की कि हमारे शरीर में स्पाइन के अलोंग ही 7 चक्र हैं जो अलग अलग जगह पर स्थित हैं, नीचे से मूलाधार चक्र और ऊपर जाकर सहस्त्रार चक्र, इसे कुंडली जागरण कहते हैं। ये 7 चक्र हैं कुंडलिनी के। तो जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो उनका कहना यह कि जो नीचे की एनर्जी सोर्स है मूलाधार चक्र में,
वो धीरे धीरे ऊपर के चक्रों में आनी शुरू होती है, और जब ये सहस्त्रार चक्रों को टच कर जाता है तो व्यक्ति की कुंडली जागृत हो जाती है, तब वो धारणा और ध्यान की समाधि की अवस्था में जाने लगता है। तो हमारे मॉडर्न साइंस में तो हमारे विज्ञान में तो इन आधुनिक विज्ञान में तो इन चक्रों का कहीं कोई मतलब भौतिक स्वरूप देखने को नहीं मिला। एनाटमी में जो शरीर को चीर फाड़ के शरीर की सारी रचना देखी जाती है, उसमें कहीं इस तरह के चक्र देखने को नहीं मिले। जो चीजें मिली हैं वो ये है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, उसमें अलग अलग अंगों के इर्द गिर्द कुछ गैंग्लियॉन्स होते हैं, उन नर्व्स के गुच्छे होते हैं जहां से उन अंगों को वो नर्व सप्लाई जाती है, इनको हम गैंग्लियॉन कहते हैं। तो मेरा ऐसा एक मतलब अनुमान है कि संभवतः ये जो चक्र हैं जो उन्होंने अपने अनुभव से निकाले हैं, क्योंकि उन्हें एनाटमी तो नहीं पता थी, वो संभवतः ये जो हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो गैंग्लियॉन्स हैं, जो नीचे से लेकर ऊपर तक फैले हुए हैं स्पाइन के अलॉन्ग ही, संभवतः ये वही चक्र है। और जब हम प्राणायाम लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो जब हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस होता है, तो ये जितने गैंग्लियॉन्स हैं, प्लेक्सस हैं, नर्व्स के गुच्छे हैं, ये संतुलित होते हैं। शायद ऐसा मेरा अपना विचार है। अब मैं एक प्रक्रिया पे आता हूं, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ हृदय रोगियों की चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। गौरव जी जुड़े हुए हैं, आगे इस पे वो अपनी विचार को मैं चाहूंगा कि जरूर रखें। इसे हम कहते हैं एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, EECP। इसमें क्या करते हैं, ये देखा गया कि बहुत से ऐसे रोगी जिनके हृदय की धमनियां जो है, खून की नलियां पार्शियली ब्लॉक्ड हैं, पूरी तरह से ब्लॉकेज नहीं है, पूरी तरह से ब्लॉक होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, पार्शियली ब्लॉक्ड हैं, और उनको कुछ दूरी पर चलने पे हृदय में दर्द होने लगता है, क्योंकि हृदय को जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए वो मिलती नहीं। तो ऐसे रोगियों में, जिसको हम कहते हैं अपने चिकित्सा विज्ञान में क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, एंजाइना मतलब हार्ट से उत्पन्न हुआ दर्द, स्टेबल मतलब कि वो एक निश्चित दूरी पर चलने के बाद ही होता है और लंबे समय से चल रहा है। बहुत से लोगों में इसमें एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर ये एक विधा, एक्सटर्नल एनहांस्ड काउंटर पल्सेशन की एक विधा निकाली गई, जिसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति के दोनों पाँव में, काफ मसल्स में, थाई मसल्स में और पेल्विस पे ब्लड प्रेशर की तरह के कफ बांध दिए जाते हैं, और इसमें एक लयबद्ध तरीके से प्रेशर बढ़ाया जाता है, जिससे कि यहाँ इन मांसपेशियों में जितना ब्लड रक्त एकत्रित है वो पंप आउट हो जाए और उसमें फिर फर्दर ब्लड ना आए, और फिर थोड़ी देर के बाद इस प्रेशर को हटा देते हैं, तो फिर तेजी से इन मांसपेशियों में ब्लड आता है। फिर इन मांसपेशियों को दबाते हैं, यहाँ से ब्लड पंप आउट हो जाता है, फिर तेजी से ब्लड आता है। तो ये देखा गया कि जब हम इन मांसपेशियों से एक सिंक्रोनाइज तरीके में हृदय गति के साथ उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, और ब्लड को इंटरमिटेंट पंप करते हैं, तो जो हृदय के खून की धमनियां हैं उनमें रक्त का बहाव बढ़ जाता है। वो धमनियां कुछ खुल जाती हैं और कुछ नई धमनियां खुलने लगती हैं, जहां से, जिसको हम कोलेट्रल कहते हैं, वहां से हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचने लगता है। तो ये चिकित्सा विदेशों में काफी पॉपुलर है, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में काफी प्रयोग में लाया जाता है। अब मैं इसकी चर्चा योग के साथ क्यों कर रहा हूँ? जब मैंने इस विधा को पढ़ा था, आर्टिकल को पढ़ा था, उस समय मैं आसन वगैरह भी लगाता था जब, तो मुझे लगा कि ये जो हम विभिन्न अवस्थाओं में बैठते हैं, वज्रासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, तो इसमें हम अपने
पाँव के काफ मसल्स को, थाई मसल्स को और पेल्विस को, इनको हम पूरा हमने पैर मोड़ लिया और कुछ अवस्था तक हम इस अवस्था में बैठ के बने हुए हैं, तो इन मांसपेशियों में रक्त प्रवाह थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है क्योंकि मांसपेशियां स्क्वीज कर गई। और फिर जब इस अवस्था को हम छोड़ते हैं तो फिर मांसपेशियों में रक्त आता है। तो अगर इस अवस्था को बार बार हम रिपीट करें तो शायद जो विधा वैज्ञानिक इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसी तरीके से कुछ काम करती होगी हमारे हृदय के रक्त संचार को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके साथ साथ प्राणायाम जब करते हैं थोड़ा एडवांस स्टेज में, राजकुमार राय जी ने हम लोगों को सिखाया था ये 3 प्रकार के बंध लगाने को, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, जो इस योगिक क्रिया में आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जब आपने एक फ्रीक्वेंसी अपने कपालभाति की पूरी की, 25 की 30 की जो भी आपने बना रखी है, तो अंतिम बार आप तेजी से सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर सिकोड़ते हुए, गुदा द्वार को सिकोड़ करके ऊपर खींचते हुए और ग्रीवा को, गर्दन को आगे मोड़ करके ठुड्डी को अपने छाती से सदा करके उस अवस्था में बैठ जाते हैं। इसे हम बंध कहते हैं। तो एक तो नीचे जो आपने आसन लगाया उससे सारा ब्लड स्क्वीज आउट हो गया, फिर जो बंद लगाया सांस छोड़ करके पूरा अंदर सब कुछ सिकोड़ करके, तो आपने एब्डोमेन में एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर लिया अंदर सब कुछ खींच करके, और अब वहां ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि आपने सारा सांस छोड़ करके रोका हुआ है। अब सारा ब्लड हृदय की ओर जा रहा है, मस्तिष्क पे भी नहीं जा रहा क्योंकि आपने ग्रीवा के ऊपर भी एक बंद लगा रखा है। फिर थोड़ी देर के बाद, जितनी देर आप इस अवस्था में रह सकते हैं रहते हैं, उसके बाद आप पहले आप जालंधर बंद खोलते हैं, गहरा सांस लेते हैं और मूल बंद और उद्यान बंद को भी खोल देते हैं। इस प्रक्रिया को प्राणायाम में, चाहे भस्त्रिका प्राणायाम हो और चाहे कपालभाति हो, प्रैक्टिस के साथ लोग बार बार दोहराते हैं। तो संभवतः ये बंद भी जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इसी तरीके से प्रभावित करता है जैसे मैंने एनहांस्ड एक्सटर्नल कॉर्पोरियल प्रेशर की बात की कि वहां हम आर्टिफिशियल रूप से ब्लड प्रेशर के जैसे कफ्स को बांध करके उसमें प्रेशर बढ़ाते हैं और गिराते हैं, बढ़ाते हैं और गिराते हैं। तो ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो कि हम बिना उसके भी करते हैं और संभवतः शायद वैसे ही लाभ पहुंचाता होगा। अब हम एक बात पे और मैं आता हूं, स्वर साधन। स्वर का मतलब मेरा यह गायन से नहीं है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप सभी दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से जरा 2-4 बार सांस लें और फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से 2-4 बार सांस लें। आपने क्या अनुभव किया? क्या आपके दोनों नाक से एक समान रूप से सांस का आना जाना हो रहा, आवागमन हो रहा है, या किसी एक नाक से ज्यादा सांस जा रही है, एक नाक से कम जा रही है? निश्चय ही आप में से बहुतों को बाएं नाक से लगा होगा कि बहुत अच्छा सांस चल रहा है, कुछ को दाएं से लगा होगा, कुछ को लगा होगा नहीं मेरे दोनों छिद्रों से हवा बराबर बराबर जा रही है। इसे ही हम स्वर कहते हैं। किस नाक से श्वास चल रहा है बेहतर, उसे हम स्वर कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। चंद्र स्वर मतलब आपके बाएं नाक से सांस बहुत अच्छे तरीके से अंदर बाहर जा रहा है, तो इसे हम चंद्र स्वर कहते हैं। अगर ये स्वर आपका चल रहा है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो इस समय अच्छा है, और अगर आप उत्तेजना की अवस्था में होंगे तो आपका सूर्य स्वर यानी दाहिने नाक से आपका आवागमन ज्यादा होगा, और दोनों से चलेगा तो उसे हम कहते हैं सुषुम्ना स्वर। तो अनुलोम विलोम में भी आप क्या करते हैं, एक नाक से लेते हैं, एक नाक से छोड़ते हैं, एक नाक से लेते हैं, एक नाक से छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे जब आप इसका लंबा अभ्यास करते हैं तो फिर आपके दोनों नाक से स्वर एक बराबर चलने लगता है और आप सुषुम्ना अवस्था में पहुंचने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले अनुलोम विलोम कराया जाता है, उसके बाद फिर कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब कराया जाता है ताकि पहले आपका स्वर बैलेंस हो जाए। तो ये भी एक तरीका ये जानने का कि आपकी कौन सी नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है। अब जो स्वर साधना करने वाले मनीषी हैं उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक स्वर योग लिख रखा है। बहुत बड़ा वो एक अलग विज्ञान है स्वर योग, कि स्वर की साधना कैसे करें, और उन्होंने स्वर योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की ओर कैसे जाएं
इसके उपाय बताए हैं। माने यहाँ भी उन्होंने स्वर का उपयोग आध्यात्म के रूप में किया है, लेकिन हाँ, स्वर योग में ये बहुत सी चीजें ऐसी लिखी हुई है जिसका कुछ का तो मुझे लगता है साइंटिफिक है, कुछ का मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो शांत चित्त होकर करना है, किसी के पास अनुनय विनय करना है, सुलह समझौता करने जाना है, कहीं आप अप्लाई किए हैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वहां आपको उत्तेजित अवस्था में नहीं जाना है। तो आपका जब आप अपने चंद्र स्वर को साधें, चंद्र स्वर चल रहा हो तब जाके उस काम को करें, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, आपका काम होने की संभावना ज्यादा रहेगी। युद्ध पे जाना है, लड़ाई पे जाना है, कोई बहुत मेहनत का काम करना है, तो आपका सूर्य स्वर प्रबल होना चाहिए। यानी जब पत्नी से बात करने जाएं तो चंद्र स्वर में जाएं, दुश्मन से बात करने जाएं तो सूर्य स्वर में जाएं। ये एक मोटा मोटा यहां तक का है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले देखें नाक के सामने हाथ रख करके कि आपका कौन सा स्वर प्रबल है। चंद्र स्वर चल रहा है तो आप बायां पैर बाहर निकालें, सूर्य स्वर चल रहा है तो दायां पैर निकालें। अब इसका विज्ञान मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी स्वर योग में ये भी डिस्क्राइब है कि कौन सा पैर पहले बाहर निकालना है स्वर के अनुरूप, वो पूरा स्वर विज्ञान है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका दोनों स्वर बराबर चल रहा है तो आप सुषुम्नावस्था में, बायां स्वर ज्यादा चल रहा है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बेहतर है, आप शांत रहेंगे। तो मरीज देख रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो आपका जहां शांत होना है तो आपका चंद्र स्वर प्रबल होना चाहिए। और इसको साधा जा सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि मेरा सूर्य स्वर चल रहा है तो आप दाहिने नाक को बंद कर लें और बाएं नाक से लगातार थोड़ी देर तक सांस लें, तो बायां नाक खुल जाएगा, दाहिना बंद हो जाएगा। पूरी दिन भर में 24 घंटे में बारी बारी से दायां बायां नाक खुलता बंद होता रहता है, थोड़ी देर के लिए दोनों नाक खुलते हैं। ये सबके साथ होता है, बस हमें इसका अनुभव नहीं है, हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया आज तक। तीसरी चीज, ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, अगर सिर्फ चेहरा भर दिखाया जाए, नीचे जो मैंने कैप्शन लगाया ना भी लिखा रहे, तो आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का मनोभाव क्या है। दुखी है, गुस्से में है, चिड़चिड़ा है, खुश है, भय में है, ये आप चेहरे के भाव को देखे जाएंगे। और ये भाव व्यक्ति जानबूझ करके नहीं प्रकट करता। कोई गुस्से में है तो चेहरे पे गुस्से के भाव लाइन नहीं लाता, वो स्वतः आते हैं। प्रसन्न चित्त है तो स्वतः ही चेहरे पे वो भाव आ जाता है। कुछ कुछ मांसपेशियां कुछ कुछ अवस्था में एक्टिवेट होती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं और चेहरे पे एक विशेष प्रकार का खिंचाव पैदा करती हैं, जिससे हम जान जाते हैं कि ये व्यक्ति किस अवस्था में है। तो इसी को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया कि जब हमारा जो मन है वो परिलक्षित होता है हमारे चेहरे पर मांसपेशियों के खिंचाव के माध्यम से। तो अगर इसका ठीक उल्टा हम करें कि अगर मांसपेशियों पर हम कुछ मांसपेशियों पर हम विशेष रूप से खिंचाव पैदा करने का अभ्यास करें, जैसे हंसते समय जो हमारी मांसपेशियां एक्टिवेट होती हैं, अगर हम हंसने का अभ्यास करें, मुस्कुराने का अभ्यास करें, तो अगर चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव लाएंगे, जब वो मांसपेशियां मुस्कुराहट वाली हमारी खींचेंगी, तो मन के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे मन का प्रभाव चेहरे पे पड़ रहा था, अगर हम चेहरे पर वो प्रभाव मतलब जानबूझ करके लाएं, तो हमारे मन को प्रभावित करने लगता है। इस पे बकायदा इसको हम कहते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। चेहरे के ऊपर हम क्रिया करके, ऐच्छिक क्रिया करके, वॉलंटरी क्रिया करके हम अपने मन को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो हम ये कर सकते हैं, तो जैसे उत्तेजना में हमारी सांस तेज चलने लगती है, तो अगर हम सांस को नियंत्रित करें, सांस को लयबद्ध कर दें, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव मन पर भी पड़ेगा। जब मन सांस को प्रभावित कर रहा है, तो सांस के ऊपर अगर अब हम ऐच्छिक अभ्यास करें, तो उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है। बाकी ये जनरल बेनिफिट तो आपके योग के जो सारे एक्सरसाइज के होते हैं वो इसके भी हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है और ये एक एरोबिक एक्सरसाइज है। इसमें हम बहुत धीमी गति से शांत चित्त होकर के सांस के साथ सिंक्रोनाइज करके मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव पैदा करते हैं, एक अवस्था तक उसको रखते हैं, फिर वापस सामान्य अवस्था में आते हैं। बार बार इसको करते हैं तो इससे हमारे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लचीली होती हैं, टेंडन्स में खिंचाव आता है, मांसपेशियों में सर्कुलेशन बढ़ता है, जो हमारा बॉडी में एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कंज्यूम होता है। जब वो कंज्यूम होगा तो हमारे अंदर
मोटापा नहीं होगा। तो ये तो एक जनरल बेनिफिट है जो किसी भी एक्सरसाइज का होता है, योग का भी होगा, आसन का भी होगा। लेकिन आसन चूंकि हम सुख पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, सांस के साथ सिंक्रोनाइज करके बैठ के कर रहे हैं, तो इसमें थकान नहीं होती। आप कार्डियो करके आएंगे, जॉगिंग करके आएंगे, ट्रेडमिल पे दौड़ के आएंगे, तो आपको सुस्ताने की अवस्था पड़ेगी, थोड़ी देर तक आपको थकान महसूस होगी। लेकिन जब आप आसन लगा के प्राणायाम करने के बाद जब आप योग निद्रा में जाते हैं और उसके बाद जब आप उठते हैं, तो आप बहुत ही एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं, आपको थकान नहीं होता। तो ये एक अंतर है सामान्य जो हम एक्सरसाइज करते हैं उनके बीच में और आसन और प्राणायाम के बीच में। और अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन, इवन जो मॉडर्न साइंस भी कहता है कि आपके जो व्यायाम हो उसमें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसमें ये आसन आ जाएगा, कुछ मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज या जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कोई एक हल्का सा डंबल लेकर के आप बार बार रिपीटेड एक मसल्स के ऊपर एक्सरसाइज करें, या दीवार को पुश करें, उठक बैठक लगाएं, सीढ़ी पे चढ़े उतरें, मसल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज ये। और कुछ जो है वो आप जॉगिंग, दौड़ना, कार्डियो एक्सरसाइज, इन सब का एक मिला जुला स्वरूप आपको इस प्रयोग करना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन एक तरह का कर लिया, 2 दिन एक तरह का कर लिया, 2 दिन एक तरह का कर लिया, इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं। या एक ही दिन में आप 10-10 मिनट आप तीनों चारों एक्सरसाइज को दे सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे अपने जीवन में समायोजित कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हम सब जानते हैं। जब आप लगाएंगे, व्यायाम करेंगे, आसन लगाएंगे, आपका पाचन शक्ति इंप्रूव करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जब इंप्रूव करेगी प्राणायाम लगाने के बाद, तो पाचन इंप्रूव करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका चित्त शांत होगा। तो आप जो भी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट आपको बताया गया है चिकित्सक के द्वारा, आप उसको लागू कर पाएंगे अपने जीवन में। आपकी का पोस्चर, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, उन सब में फर्क पड़ जाएगा। आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, आप टेढ़े मेढ़े झुके नहीं रहेंगे। अगर आप इसको नियमित करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपको। कहीं अचानक पैर कहीं मुड़ गया, रास्ते में ऊपर नीचे हो गया, तो मोच नहीं आएगी, आपके एड़ी या टखने के लिगामेंट्स खींच के टूटेंगे नहीं, क्योंकि उसमें एक लचीलापन आ चुका है। ये सारे फायदे हैं। और पल्स रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, वो हार्ट के आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। ग्लूकोज, ये हमारे चिकित्सक का लोगों के लिए मैंने रखा था कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मांसपेशियों को जो ग्लूकोज पहुंचता है, फ्यूल जो है हमारा ईंधन है, वो ग्लूकोज है, उसकी डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट और उनके कोशिकाओं के अंदर उसका चय अपचय, उसको जला करके ऊर्जा बनाना, ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब हम योग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो उसकी डिलीवरी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा रक्त संचार बढ़ रहा है, तो उसकी डिलीवरी बढ़ेगी। और ये देखा गया है कि रेस्ट में, सामान्य अवस्था में जब आप आराम की अवस्था में बैठे हैं, तो जो ऑक्सीजन हमारे मसल्स रक्त वाहिनियों से, रक्त कोशिकाओं से ले रहे हैं, वो 25% लेते हैं, वो एक्सरसाइज के दौरान 80% तक बढ़ जाता है। इतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारी मांसपेशियां हमारे रक्त वाहिनियों से, लाल रक्त कणिकाओं से खींचती हैं अपने प्रयोग के लिए। तो ये कैपेसिटी जितना आप एक्सरसाइज करते हैं ये बढ़ती जाती है। मांसपेशियों में भी आप देखेंगे कि सामान्य अवस्था में मांसपेशियों में 15% सिर्फ जो हमारा हृदय से जो ब्लड निकल रहा है, उसका 15% सिर्फ हमारे मांसपेशियों में पहुंच रहा है, क्योंकि हम शिथिल बैठे हुए हैं, हमारे मांसपेशियां काम ही नहीं कर रही हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्लड सप्लाई मांसपेशियों को 88% तक पहुंच जाता है। तो जितना ज्यादा आप व्यायाम करेंगे, मांसपेशियों की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, रक्त संचार बढ़ेगा, रक्त नलिकाओं की नलिकाएं ज्यादा खुलती हैं, ज्यादा पोषण पहुंचता है, तो आपका जब एनर्जी यूटिलाइज होगा तो आपका ब्लड शुगर भी नीचे आने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल नीचे आने लगेगा। अब ये एक रिव्यू आर्टिकल है जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लोग हैं उनके द्वारा, कि इफेक्ट ऑफ योगा एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा जो रक्त का जो संचार होता है, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। और ये 2019 का पेपर है। इसमें इन्होंने ढेर सारे आर्टिकल्स को जो शोध हुए थे उनको इंक्लूड किया आपने इस पेपर में, जिनके ऊपर उन्होंने एनालिसिस की। और अंत में 13 ऐसे जो आर्टिकल्स थे जो इनको लगा कि इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
उनको इस्तेमाल करके एक मेटा एनालिसिस करके अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। इसमें जो प्रतिभागी थे वो 35 से 75 साल के थे, जिन्होंने योग किया था, जिनके ऊपर योग का अभ्यास कराया गया और फिर उनका प्रभाव देखा गया। तो इसमें ये देखा गया कि एक अंकगणित ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर ऊपर वाला है, जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, जैसे कहते हैं ना 140/80 है, 120/70 है, तो ये जो ऊपर वाला 120-140, इसको और आपके हृदय गति को, आपके हार्ट रेट को या पल्स रेट कह लीजिए, इसको गुणा कर दें तो इसे हम कहते हैं रेट प्रेशर प्रोडक्ट। रेट और ब्लड प्रेशर का प्रोडक्ट का गुणांक, ये अगर जितना लो रहेगा उतना ही स्वास्थ्य के लिए ये लाभप्रद है। आपके हृदय पे उतना ही कम लोड है। तो आप आज गुणा करके देख लीजिएगा कि आपकी नाड़ी की गति कितनी चल रही है और आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर कितना है। ये अगर 10,000 से 15,000 के बीच में है तो बहुत ही बेहतर है, और 30,000 से ऊपर है तो बहुत हाई है। तो वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, हृदय आघात होने की, हृदय की समस्या बढ़ने की, हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि 130 ऐसे रोगी जिनको की हार्ट फेलियर था, जिनके हार्ट की पंपिंग करने की क्षमता प्रभावित थी, उनको इस स्टडी में लिया। 60 को उन्होंने, जो हम दवाइयां देते हैं उनके साथ योग कराया, और 60 को सिर्फ दवाइयां दी। और 12 हफ्ते के बाद, बहुत छोटी स्टडी थी, 12 हफ्ते, 3 महीने के बाद देखा कि जिनको योग कराया गया उनमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिला, जिसकी हम बात कर रहे थे। इड़ा नाड़ी सुधर गई, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी सुधर गया। जब वो सुधर जाएगा तो क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो घट गई। ये वैज्ञानिक सोच से पाया गया। जो मैं आपसे बातें कर रहा था, चर्चा कर रहा था, ये उसका वैज्ञानिक आपके सामने प्रमाण है। तो और ये ढेर सारी और स्टडीज हैं, किसी में 65 लोग हैं, किसी में 50, किसी में 15। ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग शोध किए हैं, और सब में उन्होंने देखा 12 हफ्ते से लेकर के 3 महीने 4 महीने तक का ये सारा शोध है। सब में देखा गया कि ब्लड प्रेशर कम हुआ, हार्ट रेट कम हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो गई, हार्ट फेल्योर में इंप्रूवमेंट हुआ, एजिंग में फर्क पड़ा, एज रिलेटेड जो डिटोरिएशन था कार्डियोवास्कुलर फंक्शन का, उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये सारे शोध हुए हैं, और किस तरह के तरीके से काम करता है, ये एक पेपर और है जिसमें कि लोगों ने कहा है कि ये एक तो जो इसका एक्सरसाइज पहलू है वो असर डालता है, जो हम प्राणायाम के माध्यम से श्वसन क्रिया, प्राण के आयाम को जो साधते हैं वो प्रभाव डालता है, और फिर जब मेडिटेशन करते हैं शांतचित्त होकर के, तो वो जो तनाव की अवस्था से मुक्त होते हैं, वो भी हमारे जो सिंपैथेटिक टोन है उसको कम करके प्रभाव डालता है। और ये अलग अलग तरीके है कि हमारे व्यवहार को बदलता है, हमारे मन को बदलता है, हमारे साइकोलॉजी को बदलता है, हमारी फिजियोलॉजी को बदल देता है शरीर के, और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है। ये कई तरीके से फिर हमको बेनिफिट देता है। लेकिन लिमिटेशंस क्या है हमारे इन साइंटिफिक जो हमने आपको रिसर्च पेपर दिखाए, कि एक तो ऐसा पॉपुलेशन एकदम से एग्जैक्ट मिलना कि जो कि सिर्फ कोई और एक्सरसाइज एकदम ना करता रहा हो, सिर्फ योग पे ही उसको डाला गया हो, जो कोई दवा भी ना लेता हो, इस तरह का कंट्रोल पॉपुलेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दिक्कत होती है। दूसरा, जितनी भी स्टडीज हुई है इसमें प्रतिभागियों की संख्या बहुत कम रही है। 30, 60, 15, 20, 1000, 2000, 5000 लोगों के ऊपर अभी तक कोई शोध पत्र प्रकाशित नहीं हो पाया है। तो इस पर लोग लगे हुए हैं कि शायद और बड़े शोध हमारे सामने आए। अब प्रिकॉशंस क्या रखने हैं? पहला चीज, जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति का शरीर अलग है। तो टीवी पे कोई एक व्यक्ति आपको दिखा रहा है आसन और सब करने की क्रिया, और उसको एक व्यक्ति वो जो अब 30 साल का वो भी कर रहा है, एक 75 साल का बैठ गया करने के लिए, एक 50 साल का है, एक की रीढ़ की हड्डी गड़बड़ है, एक के घुटना गड़बड़ है, एक को आंख में लेजर हो चुका है, एक को बाईपास हो चुका है, एक को कुछ नहीं हुआ है, और सब उसको देख करके कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। करना है तो अपने आसपास किसी एक अच्छे योग प्रशिक्षित योग शिक्षक को ढूंढिए, उसके साथ संपर्क बनाइए, आमने सामने बैठ करके आप सीखें सारे आसन और क्रियाओं को, जिससे कि वो आपके भी शारीरिक क्षमता को जान सके और आपको उस हिसाब से गाइड कर सके। आपकी सारी मेडिकल जो दिक्कतें हैं उसको पता होनी चाहिए,
और उसको ये भी पता होनी चाहिए कि किन किन मेडिकल दिक्कतों में हमें कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम नहीं कराने। अगर आंख के पर्दे में लेजर हुआ है, आंख का पर्दा कभी उखड़ चुका है, अब उस व्यक्ति को हम कहते हैं तुम भस्त्रिका लगाओ, कपाल भाती लगाओ, झटके वाले आप व्यायाम करो, कुंभक लगाओ, जहां अंदर थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, उसका आंख का पर्दा उखड़ जाएगा, आंख के पर्दे में ब्लीडिंग हो जाएगी। किसी के पैर में, घुटने में दिक्कत है, अब वो पद्मासन में नहीं बैठ सकता, तो वो कुर्सी पर भी बैठ करके अपना कुछ क्रियाएं कर सकता है। तो ये टेलर मेड चीजें हैं जो आपके सामने अगर योग शिक्षक है तो आपको गाइड करेगा। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि सिर्फ टीवी पे देख करके या यूट्यूब पे देख करके आप ना करें, किसी के साथ संपर्क करें और उसके दिशा निर्देश में ही करें। अगल बगल वालों को देख करके भी ना करें कि वो तो इतना कर ले रहा है, उसका शरीर तो इतना मुड़ जा रहा है, मैं नहीं मुड़ पा रहा, उससे डिप्रेशन में भी ना आए। स्टार्ट लो एंड गो स्लो। अपने इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएं, अपने शारीरिक क्षमता को पहचानें और धीरे धीरे चीजों को अप रेगुलेट करें। और अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जो मैंने बताया, आपके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, आंख के पर्दे में कोई दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो पहले तो आप इस तरह की क्रियाओं को करने के पहले अपना ब्लड प्रेशर भी देखें, कंट्रोल है कि नहीं है। ब्लड प्रेशर आपका 220 है और आप जो है शीर्षासन लगा के बैठ गए, नुकसान हो नहीं होना है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक आपका ये सब करने से पहले शारीरिक परीक्षण भी परम आवश्यक है। कभी भी अधिक लाभ के चक्कर में अधिक न करें। आयुर्वेद में कहा गया है कि शारीरिक बल की क्षमता का आधा ही व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक क्षमता से आधे से ज्यादा अगर आप व्यायाम करते हैं तो बल का क्षय होता है। तो अपनी शारीरिक क्षमता को पहचाने, नेवर डू इट, ओवर डू इट, कि हमको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और जो भी नियम कायदे हैं, जो टहलते टहलते कि हम समय बचा रहे हैं, टहल भी रहे हैं और अनुलोम विलोम भी लगा रहे हैं, ये सब ना करें। और ये हमारे आयुर्वेद में श्वास की परिभाषा दी गई है। इससे अच्छी परिभाषा मुझे तो WHO की भी नहीं लगती कि सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्र मना स्वस्थ इत्यभिधेते। यानी जिसके सभी दोष सम मात्रा में हो, त्रिदोष सम हो, अग्नि सम हो, धातु सम हो, मल और उनकी क्रियाएं भी सम हो, तथा जिसकी आत्मा, इंद्रिया और मन प्रसन्न हो, उसे ही स्वस्थ समझना चाहिए। तो ये अष्टांग योग इसीलिए बनाया गया, ये सारी चीजें उसमें समाहित हो। मन इंद्रियां तो तभी प्रसन्न होंगी जब आप यम नियम से चालू होंगे। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये ओपन है सेशन। पहले तो मैं डॉक्टर राजकुमार राय जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने कुछ विचार रखें, फिर कुसुम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें, उसके बाद बाकी लोग जो मुझसे जुड़े हैं उनके विचार। तो डॉक्टर राजकुमार राय जी, आप कृपया अनम्यूट करके, बहुत दिनों बाद आप जुड़े हैं। सबसे पहले आपको बधाई दे रहा हूँ डॉक्टर साहब आलोक गुप्ता जी, आप 30 साल पहले और 30 साल में रखे हैं और करते हैं, अपने ज्ञान को इतना बढ़ाया और लगभग 1 घंटा अपने पूरे विस्तार के साथ व्याख्यान किया। आप रियली बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आप बताए हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, योग को लोग कसरत की तरह समझते हैं, जबकि योग ऐसा नहीं है। अगर ठीक से कोई अगर योग का अभ्यास करे तो आसन प्राणायाम एक साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी एक सिंपल एक आसन ले लीजिए, चाहे भुजंग आसन ले लीजिए, भुजंग आसन भी जब हम करते हैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड, फिर उसके बाद हम उसको रोकते हैं 10 सेकेंड या 15 सेकेंड 20 सेकेंड, फिर उसके बाद धीरे धीरे निकालते हैं। तो ये एक तरह से पूरा कुंभक रिच है, तीनों प्रक्रिया अपने आप हो जाता है। तो नियम जब से शुरू में, जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब ने कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अगर हम यम नियम के पालन को नहीं करेंगे तो फिर हम आसन को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। जब मेरा खान पान ही नहीं ठीक से होगा तो फिर आसन भी ठीक नहीं करेगा। नियम में पहला है शौच। शौच प्रक्रिया मतलब आंतरिक शुद्धिकरण, बाह्य शुद्धिकरण। शुद्धिकरण ही ठीक नहीं होगा तो और आगे भी हम नहीं बढ़ेंगे। यम मतलब सामाजिक अनुशासन, नियमन, व्यक्ति डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो पहले आता है, ये आजकल गड़बड़ हो गया है। मेरे थाईलैंड में जो योग है, जब जितने जगह में भी फिजिकली है और स्पिरिचुअल तो भूल ही जाइए।
तो कहने का मतलब है कि अगर सिस्टमेटिक ढंग से, सही ढंग से अगर कोई व्यक्ति, जैसे डॉक्टर साहब ने जितना विस्तार से समझाया, जिस ढंग से उन्होंने बताया, योग अपने में एक विज्ञान है, पूरा विज्ञान है, आपका शरीर का विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि केवल कसरत कर लिए तो हो गया। पूरे सिस्टम ढंग से अगर आप इसको प्रस्तुत करेंगे, नियम के साथ, नियम से, सुबह उठने का भी नियम है, सुबह ठीक से उठिए। डॉक्टर साहब तो उठते थे, मेरे क्लास में आते थे, सुबह 6 बजे मेरा क्लास होता था, जब हम गोरखपुर में मेरा आश्रम था, संजीवनी योगा आश्रम। तो काफी डॉक्टर आते थे। तो नियम से प्रातः काल का एक अलग ही वाइब्रेशन होता है, उससे प्राण तो ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, मन ज्यादा ठीक रहता है। सुबह के समय अगर थोड़ा देर भी अगर आपने आसन योगा का अभ्यास कर लिए, तो पूरा दिन आपका सही जाएगा, ठीक जाएगा, अच्छे से जाएगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये प्राणायाम का संबंध आपके मन से भी होता है। आप अनुभव करें, जब आपको बहुत गुस्सा लगता हो, बहुत तनाव हो, थोड़ा सा बैठ के नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए या भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। अपने सांस की गति को बदल डालिए, किसी तरह बदल डालिए, देखिए आपके अंदर एकदम चेंज आ जाएगा, तुरंत चेंज आ जाएगा। तो मेरे विचार से बहुत सही डॉक्टर साहब ने समझा दिया है। अतः आगे भी अगर कोई व्यक्ति मुझसे प्रश्न करना चाहेंगे तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि और लोग भी हैं, तो हमसे कुछ भी प्रश्न करें, हम उस पर और विस्तार से कहेंगे। यही है, मैं कहूंगा आप सभी लोगों की, मुझे खुशी हुई कि गोरखपुर में इतनी जागरूकता है आपके समय, अभी भी डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, और उसी तरह लगे हुए हैं जिस तरह 30-35 साल पहले लगे हुए थे, उसी जोश और होश के साथ अभ्यास करते हैं। धन्यवाद। कुसुम जी, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करके कुछ अपने विचार रखें। आप भी योग प्रशिक्षक हैं और इस समय इन्होंने अलग जगह रखा है देवरिया में, और रोज सुबेरे कहीं ना कहीं जा करके ग्रुप में योग कराती हैं। हाँ मैडम, आप प्रणाम। जी आप सभी लोगों को प्रणाम, जितने जुड़े हुए हैं सभी लोग जी। मैं कुसुम मिश्रा देवरिया से बोल रही हूँ, और सारा कुछ तो डॉक्टर आलोक भाई साहब, आपने, राय जी ने, सबने सब कुछ तो बता ही दिया है। मेरे लिए कुछ शेष बचा नहीं है वैसे, लेकिन इतना तो अवश्य कहूंगी कि वास्तव में वैज्ञानिक रूप से देखें या जैसे भी देख लें, योग एक क्रिया है, और ऐसी क्रिया है जिससे कि हमारा शरीर, मेरा मन, मेरा आत्मा, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और योग अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, इसमें कहने की कुछ शेष बचा नहीं है। यह रोगों के मूल कारण पे जाकर के मूल कारण को ही दूर करता है, और कई असाध्य रोगों को भी। मेरी कक्षा में कई बहनें आती हैं, कितनी असाध्य रोग भी उनको दूर हुए हैं। उनका छोटा छोटा वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। थायराइड आदमी लाभ करता है, जो कुछ एक्यूप्रेशर का भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ उनको क्लास में अपनी। और पूर्ण विज्ञान तो है ही, और साथ में श्वासों की क्रिया को ध्यान देते हुए पूरा, जैसे भस्त्रिका भी कराना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, प्रणव, सब कुछ करवाती हूँ पूरा क्रम के साथ। और उसमें योग, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, सब कुछ मैं लगातार जो कुछ भी है जितना हो सकता है उनको बताती भी रहती हूँ कि यम नियम साधने के बाद ही करना है। आगे आसन कैसे बैठना है, सुखासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, दंडासन, जिस आसन में बैठ के सुखपूर्वक करें, करती रहती हैं वो लोग। और इसमें ये भी विज्ञान में है कि ये पूर्ण जीवन शैली है, ये पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, पूर्ण आध्यात्म विद्या है। लोकप्रिय इतना ज्यादा है कि किसी लिंग, जाति, धर्म, भेद कोई इसमें कुछ भी नहीं है। आधुनिक मानव समाज जिस तनाव, अशांति, अभाव, अज्ञान का शिकार है, उसका समाधान केवल योग है और कुछ भी नहीं है। तो काफी कुछ आप लोग जी बिल्कुल योग है। और राय साहब और मैडम कुसुम जी, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत यह है कि जो लोग हमारे यहाँ ट्रेडिशनली योग प्रशिक्षण लेकर के योग शिक्षक बने हैं या जो इस काम को कराते हैं, उनको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान नहीं है। जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लोग हैं, उनको योग के साहित्य और योग की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। जी। तो एक दोनों के बीच में गैप है, और इस गैप की वजह से बहुत से विरोधाभास, बहुत से कमेंटबाजी, ये सब चालू हो जाती है दोनों तरफ से। और ये टिप्पणियां दोनों तरफ से चलती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को नहीं जान रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में पारंगत लोग अगर इसके ऊपर आकर के इस शोध को और आगे बढ़ाएं और इसका एक
जो एविडेंस है वो निकाल करके सामने लाएं, तो शायद पाश्चात्य जगत को या बहुत से ऐसे बुद्धि के जड़ लोग, मैं उनको बुद्धि का जड़ कहता हूँ, जिनको हर चीज में एविडेंस चाहिए, जी वो कहते हैं इसका जी प्रमाण कहाँ है। 3000 आपने तो वो डॉक्टर साहब स्वतः अनुभव कर भी रहे होंगे, आपने वो तो कहेंगे कर ही इसका दिया प्रमाण है। कहाँ है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण कहाँ है। तो जी, जब तक वो 3000 वैज्ञानिक वर्ष प्रमाण मैंने न आपने दे, हाँ जी जी तो बात हजम नहीं है। 3000 हाँ हाँ जी 3000 वर्ष पुरानी वैसे तो विद्या है महर्षि पतंजलि की, लेकिन परम पूजनीय स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इसे इतना ढीला, इतना सरल तरीके से हर जन तक, हर मानव के प्लस मन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप योग करें, कुछ भी करें, अपने चिकित्सा के साथ छेड़छाड़ करने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य मिलें। अवश्य, बिल्कुल सही कहा आपने। ये छेड़छाड़ करने का अधिकार आप अपने चिकित्सक को ही दें। स्वतः न कर ले कि हमारा सारा असाध्य रोग ठीक हो जाएगा और अब मैं अपनी सारी दवाइयां बंद कर दूंगा। चिकित्सक ये से दवा पूछ बंद के करने का साधन नहीं है। जी दवा जो करना है करते है रहिए, तो लेकिन योग आध्यात्मिक उन्नयन के हो जाने का, योग प्राणायाम को अपने शरीर का एक अभिन्न अंग मान करके करते रहेंगे, तभी हम स्वस्थ व्यक्ति और सुखी समाज का निर्माण तभी कर सकेंगे जब हम योग की शरण में जाएंगे। हम दवा जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, देखिए मैं तो स्वामी जी, मुझे तो मानना ये कि ये जो सूर्य नमस्कार है, इसका सूर्य से कोई लेना देना है ही नहीं जी। इसमें से आप सारी सूर्य हटा दीजिए, इसको कोई और नाम दे दीजिए, चंद्र नमस्कार कर दीजिए, तो क्या उसकी अवस्थाएं बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी। लेकिन मनुष्यों ने सूर्य नमस्कार क्यों कहा? सिर्फ एक मकसद से, जो आपने राजकुमार राय जी ने कहा कि जब सूर्य नमस्कार से जोड़ेंगे तो व्यक्ति जब सुबह उठेगा तभी तो सूर्य के सामने नमस्कार करेगा। बिल्कुल सही। सवेरे उठने के लिए इसको सूर्य के साथ जोड़ दिया। दूसरा चीज, जब सवेरे उठेगा, सूर्य की किरणें देखेगा, तो जो सूर्य के साथ हमारे शरीर का जो क्लॉक है, मैंने इस पे पूरा एक व्याख्यान लिया था, सन सिंक्रोनाइज्ड लाइफ स्टाइल, कि जब सूर्य की घड़ी के साथ आप अपने जीवन की घड़ी मिलाते हैं, सूर्य के साथ उठते हैं, सूर्य के साथ सोते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो इन्होंने सिर्फ ये मनुष्यों ने कहा कि इसको सूर्य के साथ जोड़ दो। मजबूरी में आदमी सुबह उठेगा, करेगा इसको, तो अपने आप सूर्य के साथ उसका जीवन चक्र चलने लगेगा। सूर्य से कोई लेना देना नहीं था इसका। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जैसा कि आलोक भाई साहब आपने बोला कि अपने शरीर की रक्षा करना मेरा खुद का ही कर्तव्य है, तो हम लोग मिल करके अपने शरीर की रक्षा भी करें और अपने बुढ़ापे को रोकने का प्रयास करते हुए हम लोग अपना योग प्राणायाम को अपने जीवन का अंग बना करके उसको करते रहें। आप सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम। हाँ राय साहब, अजय राय साहब, आप कुछ, क्योंकि आप तो ध्यान प्रक्रिया से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, शायद आप अपनी कुछ विचार रखना चाह रहे हैं, बताएं। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यू हैव स्पोकन एक्सीलेंट सर। इस साइंस को उसमें योग के अंदर इस प्रकार से समझाना, और वो भी इतने प्यूसिबल, इतने एक्सेप्टेबल मैनर में, जो एसिमुलेट कर जाए, जो पैलेटेबल हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक चीज, हम योग की जब भी चर्चा होती है तो योग का मतलब होता है, ये सिर्फ यही नहीं है कि आत्मा का परमात्मा जुड़ना है, ये नहीं है। हमारे मन का, हमारे विचार का, हमारे बुद्धि का, हमारे शरीर का एक सिंक्रोनाइजेशन लाना है। हम समझते हैं आप अगर यहाँ से भी शुरू करें, स्थित प्रज्ञा से इक्विनिमिटी आनी चाहिए, तभी हम आसन पे और सब पर यम नियम प्राणायाम, आसन और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पे जा सकते हैं। पहली स्थित वही है। डॉक्टर साहब, हम समझते हैं कि एक, ये तो आपने इतना अच्छा किया, ऐसा हमने कभी सुना नहीं था, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको एमिगडाला पर भी जाना होगा, हमको सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर भी जाना होगा। हमारे मन के अंदर जन्म से ही जो विचार आते हैं या जो हम संस्कार लेके आते हैं, किस प्रकार से फोर ब्रेन्स के अंदर हिप्पोकैम्पस काम करता है, किस प्रकार से एमिगडाला काम करता है, और किस प्रकार से ये रेगुलेट करता है हमारे सिक्रीशन को, चाहे ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हो और चाहे हमारे पैरासिम्पैथेटिक, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो। डॉक्टर साहब, बहुत ही एक्सीलेंट है। हम समझते हैं इस पार्ट को भी अगर आप जोड़िए कि हाउ डज ए ब्रेन इज द मास्टर ग्लैंड, ब्रेन इज द प्लेस जो हमारे अंदर सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता, नॉट मियरली ए पिट्यूटरी ग्लैंड और ए पीनियल ग्लैंड जो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी लाता है मेलेटोनिन से या सेरोटोनिन से। हमारे मास्टर ग्लैंड और उसका इफेक्ट जो हमारे शरीर में आता है, यही रेगुलेट करता है।
आपने जैसे कहा एड्रेनलिन का सिक्रीशन है या एसिटिकोलिन का सिक्रीशन हो या किसी तरह का स्टेरॉइड्स का आता है जो हैप्पीनेस को क्रिएट करते हैं, डिप्लोमाइन है या कुछ भी हो, ये सब रेगुलेट होता है डॉक्टर साहब। अदरवाइज इतना अच्छा रहा कि मैं आपको पुनः आई गिव माय ब्लेसिंग्स, यू आर यंगर टू मी एंड आई एम सो हैप्पी टू लर्न इट। हम चाहेंगे आपसे थैंक यू सो मच, करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, ये इफेक्ट ऑफ यौगिक प्रक्रिया ऑन न्यूरोट्रांसमीटर्स ये भी है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फिर हमारे श्रोता जो है वो एक अलग स्तर के हैं, तो हमें ऐसी बात ही करनी है जो हम उन तक संप्रेषित कर पाए, उन तक कनेक्ट कर पाए। हाँ, कोई साइंटिफिक फोरम पे अगर होगा तो वहाँ एक अलग तरह की व्याख्या होती है, फिर व्याख्यान अलग होगा। सर ये भी साइंटिफिक था, आपने इतने मुश्किल चीजों को इतने आसानी से रखा है कि एक लेमैन समझे जो कि न पढ़ा हो, मतलब इतने बढ़िया तरीके से आप समझा रहे हैं। तो कई चीजें तो हम भी नहीं जानते थे, आज बहुत कुछ जाने हैं। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर साहब फॉर टू एनलाइटनिंग मी एंड टू मेक माय संडे अ वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सारिका आप जुड़ी हो? सारिका मैडम पाठक दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। सर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं कसिया से। हाँ 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 हाँ, अरे नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार अनिल जी, कुछ दो चार शब्द अगर आप भी अपने विचार रखें तो अच्छा लगेगा। अरे सर, इतना अच्छा तो मैंने पहली बार सुना है कि योग और मेडिसिन को जिस तरह से सर आपने कंबाइन करके समझाया है, हमको लग रहा है कि चिकित्सा लोग अपने ही ऊपर आजमा लें तो भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। नहीं सर, थैंक यू सर, सो वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा, कितनी तारीफ कर नहीं सकता हूँ। डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी भी जुड़े हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया अनम्यूट करके सर दो शब्द आशीर्वचन के आप भी दें। आप आरोग्य मंदिर के संचालक हैं। डॉक्टर आलोक इतना बढ़िया बोला कि आम जनता को आपकी भाषा समझ में आएगी। योग विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ये आम जनता को समझाने में आप सफल हुए हैं। मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप इसी तरह बोलते रहें और साइंस को जोड़ते रहें योग से, और आम जनता जो कर रही है उसको तत्पर समझाते रहें। बहुत बढ़िया बताया कि जितनी शारीरिक शक्ति है उससे आधा करना चाहिए। लोग शारीरिक शक्ति से दुगना करते हैं, क्षमता से दुगना करते हैं, क्षमता से कम करें। जैसे जैसे क्षमता बढ़े वैसे बढ़ाएं। आपने बहुत से कंफ्यूजन योग के दूर किए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारिका, अच्छा समझाया आपने। हाँ सारिका जुड़ी नहीं है क्या? नहीं, तो सारिका की जगह मैं ही आज लास्ट में एक, हाँ सारिका की आवाज आई क्या? नहीं, सारिका जी दिख नहीं रही है। सारिका हमारे कार्यक्रम का समापन एक चुटकुले से करती हैं, आज वो है नहीं, तो मैं ही उनकी जगह पर एक योग संबंधित चुटकुले से इस कार्यक्रम का समापन करूंगा। उसके बाद हमारे विनय जी धन्यवाद ज्ञापन देंगे। एक बार एक व्यक्ति एक योगी के पास गया अपने बच्चे को लेकर के कि साहब इसको अंगूठा चूसने की आदत है, इसकी आदत छुड़वा दीजिए, तो इसको मेरे पास 1 महीना छोड़ दो, मैं इसको शुद्ध कर दूंगा। 1 महीने बाद बच्चा घर चला गया, सारे आसन सिखा दिए, उसका पूरा शरीर लचीला कर दिया। कुछ दिन के बाद फिर उस बच्चे को लेकर के उसका अभिभावक आया। स्वामी जी ने पूछा ठीक है बच्चा? कह रहे मार्ट साहब क्या बतावें स्वामी जी, अब तो ये बहुत पारंगत हो गया है, पहले सिर्फ हाथ का अंगूठा चूसता था, अब पैर का भी चूस लेता है। आपने बहुत योग्य बना दिया है इससे। विनय जी आप कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें, हम आज का कार्यक्रम समाप्त करें और अगले महीने फिर पहले रविवार को हम जुड़ेंगे। और राय साहब मैं आपको लिंक फिर भेजूंगा अगले महीने, लगातार जुड़े हमारे साथ। हाँ डॉक्टर साहब, ये आज के कार्यक्रम में जो हमारे स्पीकर डॉक्टर आलोक गुप्ता जी ने योग के बारे में ये और मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ एक जो सामंजस्य स्थापित कैसे उसके बारे में जो समझाया, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज ये
हमको देख के बड़ा अच्छा लगा। मैं तो थोड़ी देर बाद पहचाना डॉक्टर राजकुमार राय साहब जो जुड़े हुए हैं हम लोग से। जी 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 जी। तो काफी पहले, मतलब कम से कम 15-20 साल पहले इन्होंने 25 साल। हाँ, एक मैं वही तो पहचानने में भी समय लगा। आप उम्र के साथ तो अभी दिख रहे हैं थोड़ा, लेकिन अभी आप वैसे ही नौजवान हैं और इतना सुंदर आपने उस समय किया। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आज से 15-20 साल पहले भी मैंने डॉक्टर साहब को देखा था, योग का एक एक आसन लगा लेते थे। आज मैं नहीं जानता हूँ क्या करते हैं, लेकिन अब तो गुरु जी बन गए ना, वो गुरु जी बन गए हैं। इतना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, लगा कि जब गुरु जी हो गए हैं, योगा गुरु। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि डॉक्टर आलोक गुप्ता जी को मैंने देखा है, ये एक लोगों को बताते हुए और स्वयं जो है उनको मैंने एक एक आसन लगाते हुए, कठिन कठिन आसन लगाते हुए देखा है 15 साल पहले। आज क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम है। तो एक जो विधा, एक जो इन्होंने सबसे अच्छी चीज की, जिसको डॉक्टर साहब ने जो हम लोगों को योग प्रशिक्षक के साथ ही हम लोग को उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने से नहीं करते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी चीज है जिसका हम लोग, ये जरूरी है। इसका अगर हम लोग ध्यान दें तो ये हम लोग के लिए, और बहुत ही डॉक्टर साहब तो इस विधा में माहिर हैं और कुछ भी चीज कठिन से कठिन को उतना सरल रूप से प्रस्तुत करते हैं। और वो प्रस्तुत करने का उनका मकसद ये होता है कि साधारण मनुष्य भी उसको जो है, जो ले मैंने उसको भी समझ लिए। एक जमाने में हम लोग इनको यही कहते थे, हम लोगों ने कि ये कहीं के, लेकिन प्रोफेसर होते तो इतना नहीं दे पाते। हम लोग क्या, इनको प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर जो डॉक्टर और प्रोफेसर दोनों का काम हम लोग बीच करते हैं। इतना अच्छा लगा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लोग जो दौड़े डॉक्टर राजकुमार राय साहब, उनको भी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और आज ही पता चला कि आप जो है थाईलैंड में हैं, और बड़ा अच्छा लगा। और शामिल कार्यक्रम में जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया, लाभ उठावे, सबको जो शामिल हुए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको। तो फिर अगले महीने पहले रविवार को हम जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ओम शांति।